हौसलों को बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझको तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर तू अकेला पहल कर, बढ़कर तू अकेला पहल कर, देख कर तुझको काफिला बन जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपने हौसले बुलंद रखे तो मंजिल भी मिलेगी और काफिला भी बनेगा। और इस मंजिल तक पहुंचने में आपके सहयोगी भूमिका के रूप में आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन आपके साथ होगा। इस रास्ते में, इस सफ़र में जहाँ कहीं भी बाधाएं आएंगी, उस हर बाधाओं के साथ आपके साथ खड़ा मिलेगा आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन। आपको एक सहयोगी भूमिका में रहेगा। 70th बीपीएससी में कैसे आपको सिलेक्शन दिलाना है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और हर बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन का वादा है। तो आज हमें बात करने वाले 6 मंथ का रोड मैप क्या है। आपके पास अब से लेके 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ का टाइम है, लेकिन आपके माइंड में बैठा के चलना है कि आपके पास केवल और केवल 5 मंथ है और 5 मंथ और जो 1 मंथ बच रहे हैं वो सिर्फ रिवीजन के लिए होंगे। इस 5 मंथ में भी हमें क्या करना है कि पीटी और मेंस के दोनों के एरिया को कवर करना। तो हमें कैसे पढ़ना है उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे। साथ में ये मैंने लिखा है, अब नहीं तो कब तक, अब नहीं तो कब। देखो दोस्तों, 70th बीपीएससी से आपको दूर नहीं जाना है, इसी में आपको सिलेक्शन लेना है। इसके लिए डू और डाई, डू और डाई से तात्पर्य ये है कि आपको सिर्फ आपके नज़र में, सपनों में, ख्यालों में जो भी बात हो, आपको सिर्फ बीपीएससी 70th बीपीएससी नज़र आना चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। कैसे इसको समझना है, 70th बीपीएससी के कैसे तैयारी करना है, उसके बारे में हम सारा डिटेल बात करेंगे। और कैसे हमें तैयारी करना है, कैसे हमें पीटी और मेंस को कोऑर्डिनेट करके दोनों को मिला के कैसे पढ़े कि दोनों का तैयारी अच्छे से हो सके। आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं, आप इसको पॉज करके पढ़िए। और जो हम तैयारी करवाते हैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का तो करवाते ही हैं, साथ ही यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, आरओ, साथ ही एसएससी का जो जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट करवाते हैं। तो आप जुड़े रहिए और जीएस का और जो सिलेक्शन का अपना दावा को और ज़्यादा मजबूत करिए हमसे जुड़कर। ये हमारे सक्सेस पिलर है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोगों का यहाँ तस्वीर एक होना चाहिए। ये तस्वीर जिस दिन, आपकी तस्वीर जिस दिन यहाँ पर आएगी, ये आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन के लिए गर्व का बात होगा, आपके परिवार के लिए गर्व का बात होगा। इसलिए इसी बार 71 बीपीएससी का सोचना नहीं है, सिर्फ 70, और इसी में आपको सिलेक्शन लेना है। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। अब हम तेजी से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, और ताकि आप एग्जाम जब दें तो आपके मन में कोई डाउट ना हो, तैयारी करें तो कोई डाउट ना हो। प्रीलिम्स में क्या करने वाले हैं, देखिए प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क कैरी करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेंगे। एक निगेटिव है, 1/3 निगेटिव है। 1/3 निगेटिव से मतलब क्या है, सपोज आपने 6 क्वेश्चन बनाए, इसमें से 3 क्वेश्चन क्या हुए, गलत हो गए, रॉन्ग हो गए, और 3 क्वेश्चन आपके क्या हुए, सही हुए। तो क्या हुआ, ओवरऑल 3 क्वेश्चन गलत हुए तो इसका 1 नंबर जो है वो माइनस होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर माइनस होगा, तो टोटल आपके 6 में से 2 ही क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आप समझिए इस चीज़ को, निगेटिव मार्किंग का यही नुकसान है। तो हमें कैसे पढ़ना है, बहुत ही सावधानीपूर्वक क्रिस्टल क्लियर होकर हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, निगेटिव 2 आवर्स का होगा पूरा एग्जाम, 150 क्वेश्चन। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें क्योंकि पेपर 2 सीसेट नहीं है यहाँ पर, तो मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूरा हो जाते हैं। इसमें सीसेट नहीं है। ठीक है, अब मेंस की देखते हैं। देखो मेंस में क्या है कि इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं 1100 के होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरिट में कितने आते हैं, सिर्फ 900। क्यों है ऐसा, आप पेपर तो दे रहे हो 1100 का, लेकिन अब 900 मेरिट में जाता है। तो मैं बता दूं कि जनरल हिंदी एक पेपर होता है 100 मार्क का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। साथ ही आपने पढ़ा होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो भी क्वालिफाइंग है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी क्वालिफाइंग है। तो ये दोनों का नंबर जो है माइनस हो जाता है, माइनस होता था। 1100 में 200 माइनस करो तो 900 आपके बनते हैं। ये 900 कहाँ से बने, जीएस पेपर 1 में 300, जीएस पेपर 2 में 300, एसए में 300। ये 3 पोर्शन को 300 300 300 करके 900 आपके मेरिट में ऐड होते हैं। साथ में क्या होता है, 120 इंटरव्यू के लिए होते हैं। तो ये टोटल मार्क्स कितने बन गए आपके, 1020। हाँ, ये आपके टोटल मार्क्स है, इसी पे मेरिट बनता है। तो अब समझो, अब हम क्या करेंगे कि हम अभी इंटरव्यू पे हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ
आपको प्रीलिम्स कैसे पास करवाना है, उसको क्वालिफाई करवाना है, और मेंस में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो हम इस सारी चीज़ों को बहुत ही ब्रेक करके पढ़ेंगे, बाइफरकेट करके पढ़ेंगे कि हर चीज़ को हम जोड़ पाए। क्या हम जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से पोर्शन को पीटी के साथ जोड़ के पढ़ना है, या जब पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से पोर्शन को मेंस के साथ जोड़ के पढ़ना है, सारे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, इसमें पहले समझ लो कि आप एलिजिबल हो नहीं हो, इस सारे डिटेल हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, 37 साल मैक्सिमम एज है, इसमें कोई अटेम्प्ट का बैरियर नहीं है, लेकिन एज का बैरियर है। साथ ही एज रिलैक्सेशन तब मिलता है जो बिहार गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से। साथ ही जो प्रोसेस है, हमने बात कर लिया पीटी, मेंस और इंटरव्यू, हमने पिछला स्लाइड में हमने इसको पढ़ चुका है। ये कितना का टोटल होता है, 1020, इसी पे मेरिट बनेगा। साथ में देखेंगे, हमने बताया था कि लगभग 1000 प्लस सीट आने वाले हैं, लेकिन अब हमारे सोर्स जो है वो लगभग 700 सीट प्लस बता रहे हैं। तो जो भी हो, अगर 1000 सीट भी होते हैं तो बहुत खुशी की बात है, और 700 भी होते हैं तो बहुत खुशी की बात है। इसमें है कि आपको सिलेक्शन लेना है, अब 1000 हो या 700 हो, सिलेक्शन आपको इसी में लेना है। फी क्या है इसका, देखो जनरल ओबीसी का 600 है, SC ST PWD और जो बिहार की महिलाएं हैं वो सब के लिए क्या है 150 है। तो ये ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। अब चलते हैं मेन पोर्शन की तरफ। अब हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्रीलिम्स में क्या करना है, ये जो है जो नीचे आप दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह से हमने उठा के दिया है, बीपीएससी के सिलेबस से कॉपी पेस्ट किया है। इसको बाइफरकेट करके हमने यहाँ रखा है। इसकी तैयारी कैसे करनी है पीटी की, इसके बारे में बात करते हैं। साइंस के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चन आते थे 67 के पहले तक, वो आप लूसेंट वगैरह भी पढ़ लेते हैं और घटना चक्र का कर लेते हैं तो आपके हो जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा डीपली आ रहा है, और डीपली आ रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये आपको पढ़ने होंगे एनसीईआरटी। इसके लिए एनसीईआरटी पढ़िए, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये बात कर रहा है करंट अफेयर की, बहुत ही बड़ी भूमिका। अगर इसमें आप पीछे रह गए तो आप सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, अब देखो, आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैंने क्या बोला, जब पीटी पढ़े तो ध्यान लगाओ कि मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इससे जुड़ा कुछ है, और जब मेंस पढ़ रहे हो तो पीटी वाला ध्यान रखना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए क्या करना होगा, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो देख लो कि मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है क्या जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से कई सारे क्वेश्चन आए, तो उनको एक नोट्स उसी समय बनाओ जिस समय पीटी की तैयारी कर रहे हो। तो इस तरह से तैयारी करो तो पीटी का मेंस होगा। अलग अलग नहीं करो, जब कर रहे हो तो दोनों को बराबर करते चलो, और जो अलग होगा उसको पीटी, जब पीटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो करेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको अभी करते चलेंगे। ज्योग्राफी की जब बात करोगे तो ज्योग्राफी आपको पता है कि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जब फैक्चुअल करोगे, सपोज हमने बोला कि मिनरल्स, कौन से मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं, किस पहाड़ी में मिलते हैं, रोहतास में चूना पत्थर मिलता है, खड़गपुर की पहाड़ी किधर है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। तो आपको पहले क्या होगा, फैक्चुअल तैयार होगा, आप मैप बनाएंगे। इंडिया में भी यही चीज़ें हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई जाती है, तो आप मैप से दिखाओगे। तो जो ये फैक्ट तैयार कर रहे हो पीटी के लिए, यही मैप बेस्ड बनाओ और इसको मेंस में यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके ज्योग्राफी भी तैयार होंगे, और ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी जब करोगे तो उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए क्या करना है, आपको दोनों पढ़ना है। लक्ष्मीकांत आपके लिए अभी रामबाण है, और एक मेंस के लिए क्या है, जिस तरह के आप क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के मेंस में, वो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड आ रहे हैं। जो हमारे दिनों दिन बीत रहे हैं, जो जैसे दिन में न्यूज में आ रहे हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल स्तर पे हो रहे हैं, व्यवहारिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन व्यवहारिक क्वेश्चनों के लिए आपको डायरेक्ट किताब से नहीं मिलेगा, आपको किताबें सिर्फ आधार बनाएंगे। और आधार बनाने के लिए लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी की किताबें जो 11th-12th की है उसको पढ़िए, तो उससे आपका एक बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसके लिए आपको मान के चलना है कि आपको 2 महीना एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है, और उसको फोकस करने के बाद आप जो क्वेश्चन होते हैं घटना चक्र वगैरह, उससे आपको सॉल्व करना होगा। अब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पीटी में, एक्चुअली मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए भी आप पढ़िए, लेकिन मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है कि क्या इकोनॉमी में बदलाव आया है, बिहार की इकोनॉमी में आज़ादी के पहले कैसा था, बाद में कैसा है। साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, इसमें रोल ऑफ बिहार क्या है। अब हमने क्या बोला, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे ही, तो आप पीटी के लिए भी पढ़ रहे हो, मेंस के लिए भी, मेंस से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको पढ़ना ही। आप जब रिवोल्ट पढ़ोगे तो कई सारा सन्यासी विद्रोह, इस तरह के विद्रोह आए हुए हैं पीटी के लिए, तो जब वहाँ पढ़े तो संथाल विद्रोह पढ़ो, मुंडा विद्रोह पढ़ो, डिटेल से पढ़ लो, वहीं आपका तैयार होगा।
मैथ के बारे में हमने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। अब जो कुछ नोट, जो बुक्स वगैरह है, जो हमारा सजेशन है आप उसको फॉलो करिए। यहाँ क्या है, ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था की बात करता है। साइंस में क्या करना है कि एनसीईआरटी का आप ये पढ़ो 9, 10, 11, 12, और ये पढ़ने के बाद आपका एक कंफर्म हो जाता है तो आप उठा लो घटना चक्र, घटना चक्र उठाओ, घटना चक्र को पढ़ो। इससे क्या होगा, आप एक तरह से टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप यहाँ कंप्लीट कर लेते हो एनसीईआरटी, तो आपका आधार तैयार हो जाता है, आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। साथ ही में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मैं बोलता हूँ कि ये सब जो पोर्शन है, आप अगर एनसीईआरटी को आधार लेके चलेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब रिटायर हो रहे थे अतुल प्रसाद ने, जो अध्यक्ष थे बीपीएससी के, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं अब एनसीईआरटी से कम कुछ नहीं, अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अब फैक्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टिका हुआ नहीं रहेगा बीपीएससी। तो आपको एनसीईआरटी को आधार बनाना पड़ेगा। साथ ही क्या करना, लक्ष्मीकांत पढ़िए। साथ ही हमने बताया था कि एनसीईआरटी का 11, 12 का पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो आधार है, डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी देश में सेकुलरिज्म जैसा मुद्दा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सारे मुद्दों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा कि कैसे तैयारी करना है हमें। अब क्या होगा, इकोनॉमी में जब पढ़ेंगे तो लुसेंट पढ़िए, और जो करेंट की चीज़ें आती है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, दोनों बिहार और इंडिया, ये दोनों का क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी योजनाएं आ रही है करंट में, उसको समझना है। अगर कोई योजना आ रही तो उसके इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसी को आप समझेंगे तो आपका क्या होगा, मेंस भी साथ साथ कंप्लीट होगा। मैथ के लिए बता ही दिया था, PYQ करिए। करंट अफेयर के लिए आपको जो सूटेबल बुक लगता है, लेकिन उस बुक को ऐसा मत उठाइएगा, अगर आपके पास अभी टाइम है, आप चाहें तो मंथली जो मैगजीन होता है उसको उठाइए, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाए, उसको एक ओवरव्यू कर लीजिए, और लास्ट में क्या करें, जब इसको कंप्लीट किए हो रहेंगे तो कोई भी एक बुक उठा लीजिए, वार्षिकांक होगा, उसको लास्ट में एक रिवीजन करेंगे तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखिए यही एक ऐसा पोर्शन है करंट अफेयर जो कम समय में बहुत ज़्यादा आपको नंबर दिलवाता है, ठीक है। तो पीटी की रही इतना बातें, आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखिए और तैयारी करिए इसी हिसाब से। अब देखते हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये मेंस का है, ये मेंस का है। अब मेंस का पेपर 1 में ये मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, बीपीएससी की वेबसाइट से हमने दिया। कलरफुल सिर्फ इसलिए किया कि इन चीज़ों को देखिए, पढ़ना है हमें, और पढ़ना है तो कैसे क्या करना है, इसी को बाइफरकेट करके मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि क्या हमने किया है। देखिए इसको ब्रेक किया। अब क्या है कि जनरल स्टडीज जो है पेपर 1, इसमें 3 चीज़ों को लिया गया है, 3 चीज़ों को शामिल किया गया है, समझो इस बात को। एक है इसमें हिस्ट्री, एक है इसमें इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट, नेशनल इवेंट है, साथ में क्या है इसमें एक DI। अब समझो इसको, पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, अब समझो। अब मैंने बता दिया कि इसमें हिस्ट्री है, DI है और नेशनल इवेंट है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है। इसमें क्या होगा कि इसमें 3 खंड होते हैं, पार्ट जो होते हैं, टोटल पार्ट कितने होते हैं इसमें, 3 होते हैं। और 3 में क्या होगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 या खंड इसको बोलिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं। अब एक क्या है, ये DI है, ये क्या है इंटरनेशनल मान लो, ये हिस्ट्री का है। अब इसमें एक चीज़ जो देखोगे कि जो टोटल इसमें आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो है ना 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इसमें क्या होगा, पहला और चौथा क्वेश्चन जो टोटल का है ना, ये कंपलसरी होता है, इसमें सब पार्ट होता है। मान लिया कि पहला क्वेश्चन कुछ भी आया, इसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 5 ABCD करके सब क्वेश्चन दे दिए, वो कंपलसरी ही करना। वैसे ही इसका पार्ट B में क्या होगा, इसका भी जो 4th नंबर का क्वेश्चन होगा सब पार्ट में होंगे, तो इसको कंपलसरी करना है। बाकी जो 2-2 क्वेश्चन होंगे वो अथवा करके रहेंगे, 5-5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं हर पार्ट में। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं DI के। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब बताता हूँ कि कैसे हिस्ट्री की तैयारी करनी है। हिस्ट्री का पहले क्या करो, आर्ट एंड कल्चर करो। अब पटना कलम की बात करें, पटना कलम ऐसे लिखा, अब देखिए मॉडर्न आर्ट, पटना कलम, पाला आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, आर्ट इन बिहार। अब देखोगे कि मॉडर्न आर्ट जब पढ़ रहे हो तो उसी के अंदर में हम केव के बारे में भी पढ़ते हैं। पिछले ईयर का क्वेश्चन देखना, उसमें केव से रिलेटेड पूछ दिया क्वेश्चन। अब तो इसमें दिया हो मॉडर्न आर्ट और उसमें केव से आगे क्वेश्चन, इसमें दिया हो पटना कलम, पाला आर्ट,
एक बार आगे आगे पूरे बिहार के आर्ट के बारे में बताइए। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना क्या है कि दो तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर मौर्यन आर्ट या पटना कलम या पाला आर्ट आ गया तो 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट आंसर कैसे करने हैं, इसके बारे में भी समझेंगे कि लॉन्ग आंसर कैसे करने हैं, वो हमारे वीडियो पर आएगा, हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जब आर्ट इन बिहार आएगा तो ये मान के चलिए अब टोटल आर्ट ऑफ बिहार लिखना होगा तो आपको लगभग ये पूरे नंबर के होंगे, 36 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 38 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 36 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ना है, और जब पढ़ रहे हो तो सबको अलग अलग करके पिलर्स के बारे में अलग पढ़ना, केप के बारे में अलग पढ़ना। अब आज जब पाला आर्ट पढ़ोगे तो आपको भागलपुर जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तीन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज थोड़ा बना के रखना। अब रिवोल्ट है, संथाल अपराइजिंग है, मुंडा मूवमेंट है, फिर आप देखें फार्मर रिवोल्ट भी हुए हैं, ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं, आप देखें रिवोल्ट ऑफ 1857, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, CDM है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट। अब CDM जो है वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिखा। क्यों लिखा? मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप सपोज क्विट इंडिया मूवमेंट पर क्वेश्चन आ जाए तो आप बेस किसका बनाओगे? आप बेस तो बनाओगे ना कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने क्या किया, सहयोग आंदोलन में हमने क्या किया, CDM में क्या किया हमने, कितना सफल हुए, कितने असफल हुए। इन चीज़ों को जब आपके पास पहले बैकग्राउंड रहेगा तो आप आगे के रास्ते आसानी से बना सकते हो कि कैसे तैयार करना है, उसमें आप आराम से अच्छे से क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, साथ में ये देखिए कि अदर चीज़ों में देखेंगे कि एजुकेशन इन बिहार, प्रेस की क्या अवस्था है, गांधी नेहरू टैगोर की बात कर रहा है, कुछ पर्सनालिटी जो बिहार के हैं, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, साथ ही अनुग्रह नारायण, कई सारे व्यक्तित्व में हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और शॉर्ट नोट्स आपको बना के रखना पड़ेगा। जब जो पिछले 2 बार से आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको भी आप 73 से 47 तक आप देख जाइए, ये जो आपको है PT और मेंस दोनों में काम आएगा। तो पहला पोर्शन ये हुआ। इसमें मैंने क्या बताया, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएंगे ये पार्ट 1 के पोर्शन है। इसमें मान लिया कि पहला क्वेश्चन है, इसके 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं सब पार्ट करके, इसको आपको कंपलसरी करना है। फिर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन का क्या होगा कि A और B ये दोनों में से कोई एक करना होगा। दूसरा क्वेश्चन का अथवा करके आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई एक करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही होगा ए इसका अथवा कोई एक क्वेश्चन करो। अब ऑप्शन ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि 1 2 3 4 5 करके आता था। अब ये 3 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 2 और 3 में क्या कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं अथवा करके, यही दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से अब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा, हिस्ट्री आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो DI के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें जो 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी क्या होगा कि इसमें अथवा करके दिया हुआ रहेगा। अब सपोज 7 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक सिलेक्ट करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा करके एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन आते कैसा है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो आते हैं क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं लाइन और पाई चार्ट बेस्ड आएंगे। तो लाइन कौन सा है, ये देखो लाइन है, ये पाई चार्ट है, ये बार ग्राफ पर है, ये मिक्स है। कहने का क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन आते हैं, जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 2 करने हैं, 2 करने हैं तो एक मिक्स ग्राफ भी आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन को हमको चुनाव करना है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। इसी के लिए मैंने बोला था हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कहाँ जरूरत है। आपको इसके लिए हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। प्रैक्टिस हार्ड वर्क होगा, हार्ड वर्क से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन वहाँ दूर होगा। तो इसकी तैयारी वैसे करना है। तो देख लो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। ये एकमात्र ऐसा पोर्शन है जो आपको 72 का 72 मार्क्स दिलवाएगा, और यही है जो आपको STM का पोस्ट को कंफर्म करवाएगा। इसमें गलत करने के, इसमें कम मेहनत में आपका पूरा का पूरा नंबर पाया जा सकता है। इसमें स्टेप मार्किंग भी मिलने लगा, लेकिन स्टेप मार्किंग नहीं, मुझे पूरा का पूरा 72 चाहिए, 72 से कम कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो आएंगे, आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आप देखिए नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में क्या करना है। हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। अब हमने बोला इंडिया और नेबरिंग कंट्री, हमने बोला इंडिया, USA, रशिया। अब मैं 4-4 देशों का ले रहा हूँ, कहीं 5 देशों का एक साथ ले रहा हूँ। मैं क्यों, अलग अलग भी लिख सकता था,
कि इंडिया यूएसए का रिलेशन पढ़िए, इंडिया रशिया का रिलेशन पढ़िए, इंडिया यूक्रेन का रिलेशन पढ़िए, लेकिन मैंने ऐसे करके देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि क्या होता है कि जब हम इंडिया यूएस रिलेशन पढ़ते हैं तो सिर्फ ये दोनों के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि ये रिलेशन से और विदेशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और देश इससे नाराज हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, ये देखना होता है। तो हमें समझना होगा, हम जब बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशन की, समझो इस बात को, सपोज मान लो इंडिया यूएस रिलेशन की बात करते हैं तो रशिया नाराज, यूक्रेन खुश, ये हैप्पी हो गया, ये रूठ गया रशिया। अब जब रशिया इंडिया रशिया होता है तो यूएसए नाराज होता है, तो ये नाराजगी को कैसे बैलेंस कर रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता होता है कि हम कौन से ट्रीटी के तहत कौन देशों से संबंध बनाए हुए, कौन सा फ्रेंडशिप ट्रीटी है या कौन सा ट्रीटी हम डिफेंस ट्रीटी क्या किए हुए हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे एक एक करके और इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि इन देशों पर क्या पड़ता है, कैसे हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं, सारे डिटेल में पढ़ेंगे। जब इंडिया चाइना की बात करते हैं तो जब यूएसए की तरफ इंडिया मुड़ता है, चाइना रशिया की तरफ मुड़ता है, तो इस तरह से रिश्ते बैलेंस होते हैं। अगर इंडिया यूएसए की तरफ जाता है तो रशिया चाइना की तरफ जाता है, तो कैसे बैलेंस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, इसीलिए हमने इस तरह से बना के दिया है। इंडिया पाकिस्तान चाइना रशिया दिया हमने। जब चाइना पाकिस्तान एक होता है, इंडिया अगर यूएसए के पास जाता है तो रशिया चाइना पाकिस्तान के रूट में चला जाता है, तो कैसे यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक हमने क्वाड की बात किया, देखा अपने क्वाड। अब हम समझेंगे कि इन देशों के साथ जो चारों कंट्री है इसमें कौन कौन से ट्रीटी हुए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, जैसे G20 है, ITU है, अब इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ कॉरिडोर है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। जब हम क्लास करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का, नेशनल इवेंट का, तो उसमें बात करेंगे हम। हर बार क्वेश्चंस में एक इंटरनेशनल संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का आता है क्वेश्चन। आप देखो नैम, सार्क, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, UNO, SCO, WHO, ILO, WTO। अब देखो इस बार ILO के चांसेस मुझे लग रहा है कि आ सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। आप करिए सारा, लेकिन फोकस करिएगा ILO पे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बढ़िया पढ़ना है। UNO में क्या सुधार होने चाहिए, देखिए UNO यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी कई सारी बातें हो रही है, तो उसमें क्या बात चल रहा है, क्या UN अभी बात कर रहा है, UNO 2.0 की बात चल रही है, तो क्या है वो सारी डिटेल आप जब करंट में पढ़ेंगे तो हम आपको बताया जाएगा। अब नेशनल इवेंट में क्या करना है, अब देखिए अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट सौंपी है, तो ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड ने लागू किया है, जैसा कि पहली बार गोवा में ही लागू हो चुका है, लेकिन अभी स्वतंत्रता के बाद पहली बार अब देखेंगे कि उत्तराखंड में ये लागू हुआ है। अब ट्रिपल तलाक का कानून बन चुका है। CAA अभी ज्वलंत मुद्दा है, इस पर कई सारी बातें हो रही हैं। अब CAA पढ़ेंगे तो साथ में NRC भी पढ़िए। सेकुलरिज्म का मुद्दा, अब विपक्षी पार्टियों द्वारा हमेशा देखा जा रहा है कि सांप्रदायिकता, भाजपा के बारे में कहा जाता है सांप्रदायिक पार्टी है, तो क्या है ये सेकुलरिज्म और कैसे हमारे संविधान के लिए जरूरी है। अब देखेंगे नेशनल और रीजनल पार्टियों का उदय जो हो रहा है, कौन से मुद्दे को शामिल कर रहा है, कौन से मुद्दे को शामिल नहीं कर रहा है, इससे आधारित क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब देखिए क्या है, नेशनल इवेंट के जो मुद्दे हैं वो क्या होते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं। तो हो सकता है जो पॉलिटिकल हो नेशनल इवेंट में पेपर 1 में ही पूछ लिया जाए, लेकिन पॉलिटी पेपर 2 में है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। आप नेशनल इवेंट जो कंप्लीट कर रहे हो, समझो एक तरह से पॉलिटी का क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हो। पिछले 69 68 का देखोगे तो जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है नेशनल इवेंट में, तो इस तरह से इकोनॉमिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको समझना होगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। कुछ पॉइंट जितने टॉपिक होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे अलग वीडियो में। सिर्फ आज मेरा मकसद है कि आपको बता दूं कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए करंट बेस्ड, अब क्या है, करंट बेस्ड न्यूज़ जो है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, सोशल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट पर रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपका पेपर 1 का तो चीज़ें खत्म हुई, अब पेपर 2 का देखिए। अब पेपर 2 में हमने बात किया, इसमें भी वही बात है जो हमने बोला। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। इसमें बात वही है, मैंने क्या बोला, 1 4 7 8 इतने क्वेश्चन है आपके पास। पहला जो क्वेश्चन है इसका सब पार्ट है, 4 का जो क्वेश्चन है इसका सब पार्ट है। ये दोनों क्या है, कंपलसरी है, ये करना ही करना है, कंपलसरी है। 7 8 और इसमें जो होते हैं जैसे 2 और 3 का जो क्वेश्चन होंगे यही आएंगे क्वेश्चन इसमें, और ये जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन होंगे इसमें से, और दोनों में से एक लिखना है आपको। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
अब इसमें कौन से पोर्शन को पॉलिटी जब देखेंगे तो इन तरह के आप पॉज करिए वीडियो, आप देखिएगा प्रियम्बल जो भी टॉपिक का नाम लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। और जो कुछ बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उससे भी आपको पता चलते रहेगा। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बहुत चर्चा है, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इकोनॉमी में, तो हम समझेंगे कैसे क्या होता है। तो इस चीज़ को पॉज करके आप देखिएगा, इससे क्लियर होगा। साइंस एंड टेक में देखेंगे इसरो, डीआरडीओ, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा क्या मकसद है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो न्यूज में चल रहा है, उसको आपको तो ध्यान में रखना है। अगर हमारे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा चीज़ें कुछ कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो आपको उसको तो फोकस 100% करना है। स्टार्टअप जैसे चीज़ों पर क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं वो देखिएगा। आप पिछले और क्वेश्चन देखेंगे कि विधायिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। कहाँ वो पेपर 1 में पूछ रहा है क्वेश्चन। यही समझना होगा कि ये जब पढ़ेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको पेपर 2 के साइंस एंड टेक में काम आएगा, नेशनल इवेंट में भी काम आ सकता है वो। तो ये सारे मुद्दों को आप शामिल करिएगा और इसकी तैयारी करिएगा आप। अब देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अब हमने क्या बोला था कि पेपर 2 में कौन कौन से पोर्शन है। पेपर 2 में जो पोर्शन है इसमें आपका है पॉलिटी के साथ इको, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ठीक है। साथ ही क्या है, साइंस एंड टेक। ये पोर्शन है आपके पेपर 2 में। अब क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये मिक्स भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। देखिए 67th बीपीएससी के पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चन ना के बराबर होते थे, इकोनॉमी बेस्ड होते थे, जैसे पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों पे होते थे क्वेश्चन। लेकिन अब क्या हो रहा है, 68-69 से ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे। मिनरल्स के बारे में पूछेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स है, बाढ़ क्यों आते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, बिहार का आपदा प्रबंधन पे क्वेश्चन आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, न्यू पॉलिसी केम इन इफेक्ट। अगर कोई नया पॉलिसी बनाया तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लॉजिस्टिक पॉलिसी पर कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। मानसून का इम्पैक्ट क्या है, उस पर पड़ता है, एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। सिर्फ देखिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। इसके बारे में ज्योग्राफी के बारे में मैंने बात कर लिया कि इंडियन और बिहार ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है आपको। इन्वायरमेंट की बात करना है तो इन्वायरमेंट के लिए बिहार के स्तर पर और भारत के स्तर पर क्या किया जा रहा है वो आपको पढ़ना है। ये जो लिखा हुआ है सिर्फ कॉपी पेस्ट है बीपीएससी की वेबसाइट से। इकोनॉमिक्स में जो करेंगे ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th-12th का पढ़िए इकोनॉमिक्स का, साथ ही ज्योग्राफी का क्या करिए, 12th का जो है, मैं कहूँगा ज्योग्राफी का जो पेपर है 11th-12th दोनों पढ़िए आप। उससे क्या होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। दूसरा पेपर जो है 12th का, उसमें जो मानव विकास से संबंधित है वो आपका इस सारा क्लियर कर देगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, सारी चीज़ों को वो क्लियर करेगा। तो आप इस तरह से तैयारी करिए। अब देखिए मैंने बोला था जो क्वालिफाइंग पेपर है, मैंने 2 क्वालिफाइंग पेपर की बात किया था। ये 100 मार्क्स का ये भी था, 100 मार्क्स का ये भी था। ये दोनों ऐड नहीं होते, बस क्वालिफाइंग है। इसमें क्या आता है, निबंध आते हैं 30, व्याकरण आते हैं 30 का, और सिंटेक्स आते हैं 25, और संक्षेपण या प्रेसी या समराइजेशन कुछ भी बोल लीजिए, ये 15 मार्क्स का आते हैं। इसमें क्वालिफाइंग है, ये भी क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है। इसमें क्या आता है कि मिनिमम ये जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, इसमें जनरल को मिनिमम 40% लाने होते हैं, ओबीसी को 36.5, ईबीसी 34, फीमेल और पीडब्ल्यूडी को 32% मार्क्स या 32 क्वेश्चन सही करने होते हैं, ठीक है। साथ में ये देखिए कि एसए किस तरह के आते हैं, एसए के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए अभी तो 2 ही बार एसए बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं, तो आपको करना क्या है कि जो यूपीएससी के जो एसए के क्वेश्चन आए हैं उसको आप एक नज़र डालिए, यूपीपीएससी के जो एसए के क्वेश्चन आए हैं उसको आप देखिए। उससे क्या होगा, एक आइडिया लगेगा आपको कि किस तरह के मुद्दे अभी चल रहे हैं, और उसी को आप उस पर काम करेंगे तो आपका काम होगा। अब हमें यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ फिलोसफिकल बेस आ रहा है, हाइपोथेटिकल बेस्ड आ रहा है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बेस्ड आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं, हम जब कोई भी ऐसे लिखते हैं तो उसका पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, इस सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सोशल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरह से ही लिखते हैं हम। इससे जब लिखते हैं तो देखते हैं पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से किस तरह से कनेक्टेड है, तभी अच्छा इसे माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप पॉज करके देखिए। जो कुछ बिहार से रिलेटेड जो फ्रेज आते हैं उन पर भी हम बात करेंगे हमारे वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना था जो हमें समझ में आया, आपको हेल्प करने का प्रयास किया है। अब टॉपिक बाय टॉपिक पेपर 1 पेपर 2 के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सबका क्वेश्चन भी आएंगे, और साथ ही उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए पढ़ने का वो हम डिटेल में बात करेंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में हेल्प किया होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा अगर आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए बीपीएससी में इस तरह के पोस्ट आते हैं, आप पॉज करके देखिए, कुछ पोस्ट छूटे हुए भी हैं, लेकिन बस एक आइडिया के लिए आपको दे दिया। आप इसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी मान सकते हैं, इसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक है, एक आरओ का छूटा हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और आप उम्मीद है कि आप तैयारी दिल और लगन के साथ करेंगे और कंप्लीट करेंगे। और 71 नहीं जाना, आपको 70 में सिलेक्शन लेना है आपको। आपको वीडियो अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।